तो हे देयर, वेलकम बैक इन इन्थ्यूस्कॉन चैनल। आज हमारा फंक्शन का 13 लेक्चर होने वाला है। आज हम हमारे कैसे तो रेंज का भी आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर कोई लॉग के अंदर अगर कोई भी चीज़ बैठा हो तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर की कैसे रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे तो अगर हम देखें, हमने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जो हमने डोमेन के बारे में पढ़ा था, डोमेन में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते थे। मान लिया अगर हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट है और उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है, मान लो अगर फ्रैक्शन कोई भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, फिर अगर वहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर 6 लिख दे तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर डोमेन के केस में निकालते थे कि देखो क्या होगा। देखो अगर हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें तो 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। तो 2 होने के लिए 3 पे जाता था, फिर 3 होने के लिए 4 में जाएगा, फिर 4 होने के लिए आपका 5 में जाएगा, 5 होने के लिए 6 में जाएगा और फिर 6 होने के लिए हमारे पास कह सकते हो 7 में जाएगा, वो भी ओपन बॉल के साथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 में हमारे पास ओपन आ जाता था, 2 में हमारे पास डार्क आ जाता था और वहीं पे 7 में हमारे पास ओपन आ जाता था। लेकिन रेंज के केस में समझ रहे हो, अगर रेंज के केस में हमारे पास कोई सा भी अगर फंक्शन गिवन होता है, जैसे y बराबर कोई सा भी फंक्शन गिवन है हमारे पास, ठीक है, और उसमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बैठा हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई सा भी फंक्शन बैठा हो हमारे पास, तो कह सकते हो इसका जो इंटरवल से मान लो इसमें लाई कर रहा है। जैसे कि अगर फंक्शन है हमारे पास तो हम यहाँ पे अगर 6 लिख ले, ठीक है, ऐसे ही तो रेंज में हम सॉल्व करते हैं। फिर बात की वो बात अलग है कि यहाँ पे हम अभी तक यहाँ पे लिख रहे थे ऐसे इस तरीके का, लेकिन हम उसको हम अलग अलग करके लिख ले रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब हम इसमें क्या करें, जो फंक्शन होता था उस वही फंक्शन बनाते हैं रेंज में। तो अगर इसमें ये वाला फंक्शन है तो इसको भी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है रेंज केस में इसमें भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज समझ में आई कि देखो 2 का अगर कोई सा भी इंटीजर होता है हमारे पास तो उसका तो सिंपल सा कह सकते हो कि वही उसका इंटीजर बाहर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन चल रहा है हमारे पास, फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है और यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ समझनी है कि फंक्शन में हम जरूर डोमेन के केस में हम जरूर ये चीज़ करते थे हमारे पास कि 2 होने के लिए 3 होना चाहिए, 3 होने के लिए 4 होना चाहिए, तो लेफ्ट से राइट वाला जाते हैं डोमेन केस में। लेकिन हम रेंज के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम ये चीज़ देख लेंगे, जो फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये बराबर वाइड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बराबर वाइड लिख देंगे, हमारे पास जो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड के अगर इक्वल के अपोजिट लिखा है, तो कह सकते हो सिंपल सा हम इसको एफ की जगह fx ग्रेटेस्ट इंटीजर जगह वाई लिख लेंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से रेंज क्या हो जाएगी, जो भी यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी होगी उसी के हिसाब से हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और ये हमारे पास कह सकते हो कि ये रेंज निकल के आ गई। डोमेन केस में हम एक दौड़ते हैं, मतलब दौड़ते क्या मतलब 1 होने मतलब 2 होने के 3 3 होने के लिए 4, लेकिन हम क्या करते हैं रेंज के केस में हमारे पास जो भी फंक्शन बन के आखिरी में जो आ जाता है, जो फंक्शन ऊपर लिखा हो तो वही तो बनाना होता है, फिर वही y बराबर हम लिख देते हैं और फिर डायरेक्ट उसकी जो रेंज यहाँ बनती है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये था बेसिक। अगर हम आपको ये चीज़ ना आता तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रेंज का और ये वाला मेथड लगा देते तो कहते हैं आपका कभी तो आंसर मैच ही। सिंपल सा कि अगर y बराबर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है तो y बराबर हमारे अंदर बैठा हुआ है sin x माइनस का cos x, ठीक है। अब इसकी रेंज हमें कैसे पता चलेगी, देखो इसकी रेंज हमें तो पता है कि अगर ये तो बात हमने पहले ही कर ली थी, तो इसमें 1 इसका 1, ठीक है, 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 दोनों 1 2 और 2 का माइनस का अंडर रूट। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखो चाहे हम इसको इस तरीके से लिख दें -2 से क्लोज ब्रैकेट में प्लस के 2 तक, या तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, किस तरीके से अभी बता रहे हैं वो चीज़, अगर -2 लिखी तो इसको हम इस तरीके से लिख दें -2 ये sin x माइनस का cos x, और यहाँ पे अगर हमारे पास कैसा आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव ये वाला आ जाएगा। तो चाहे हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा के ऐसा लिख दे और चाहे ये चीज़ ऐसा लिख दे, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ाना पड़ेगा, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी चढ़ा दिया, यहाँ पे भी चढ़ेगा एज यूजुअल, यहाँ पे भी चढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 114, ठीक है। तो अभी हमेशा लेफ्ट साइड जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड वाला कौन सा इंटीजर है तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस चल रहा है ना, तो लेफ्ट साइड इसके कौन सा इंटीजर आ जाएगा माइनस का 2, तो ठीक है यहाँ पे माइनस का 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर चल रहा है वो चलेगा। अब यहाँ पे 1.14 होता है हमारे पास, अब ये लेफ्ट साइड से इंटीजर मांगेगा हमारे पास, तो इसका जस्ट लेफ्ट साइड हमारे पास इंटीजर 1 होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चला, यहाँ पे चला sin x माइनस का cos x, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा था यही फंक्शन तो यहाँ बन गया, अब इसके बराबर y लिख दे हमारे पास, तो ठीक है। अब यहाँ पे y लिख दो हमारे पास, तो अब इजिली कह सकते हो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी हमारे पास वो आ जाएगी -2 से क्लोज ब्रैकेट के साथ प्लस के 1 तक, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल दोनों की लगी। आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मान लो हम इतना चीज़ ना बताते अभी पहले, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाते हैं, फिर ये देखते हैं -1 होने की -2 होने के लिए -1 होने के लिए 0, ऐसे करते करते अब जाते हो यहाँ पे -2 से
2 लगा देते ओपन के साथ, और वहीं पे हमारे पास आंसर मैच नहीं होता, आप कहते हैं ये तो गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होता है, जो फंक्शन लास्ट में बन जाता है हमारे पास उसको वाई से रिप्लेस करके वो जो इनइक्वालिटी जो हमारे पास एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जो इंटरवल्स लिखे होते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसी का अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लें जो कि साइन के बीच में, अगर किसी ने पूछ लिया कि इसकी हमें रेंज बता के बताओ कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की रेंज बताओ हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, देखो क्या चीज़ समझनी होती है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा हमारे पास, तो कह सकते हैं -1 से 1 तो साइन रहता ही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ाना पड़ेगा, जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें भी चढ़ेगा आसानी से, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइनस लिखा रहेगा, फिर माइनस का वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अभी इंटीजर है हमारे पास, तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है, यहाँ से -1 भी पूरा निकल आएगा, और यहाँ पे कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स जो चल रहा है हमारे पास वो, और यहाँ पे 1। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की जगह वाई पुट कर दे हमारे पास, तो जिस दिन में वाई पुट कर देंगे वहाँ से हमें इसकी क्या रेंज, इसकी रेंज दिखने लगी, कहाँ से कहाँ आ गई, तो क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके प्लस के 1 तक, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हुई है, लेस देन इक्वल दोनों वाली, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, सिंपल सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा है मॉडुलस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे रेंज फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये मॉडुलस है हमारे पास, तो अब इसमें आप सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो कि इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर ले ले, जो भी बात हमने करी हुई थी। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कि माइनस के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तो एक तरफ वाली आ गई रेंज, और दूसरी आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इसकी जो, तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, ये इस चीज़ में नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी हमें पास, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। तो हम सिंपल से क्या हमें टैकल करना है, वाई बराबर हम अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं मॉडुलस का साइन एक्स प्लस का मॉडुलस का कॉस एक्स, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसको हम पूरे में होल स्क्वायर कर ले रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इसको स्क्वायर जिस दिन कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मॉडुलस के अंदर, यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स मॉडुलस का हमारे अंदर, और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बनेगा 2 प्लस का बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये तो अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। और यहाँ से हमें वो दिख गई हमारे पास क्या चीज़, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 हो जाता है आंसर, और यहाँ पे साइन प्लस 2x दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे तो मॉडुलस इसमें भी चलेगा ना, क्योंकि साइन 2x का अब होल स्क्वायर चल रहा है हमारे पास। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसके इंटरवल्स की बात करें, मतलब इसका मॉड साइनस का ग्राफ देखें अगर हमारे पास, तो कह सकते हो ये कुछ इस तरीके का चलता है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे, जो मतलब रेंज का मतलब क्या हुआ, ये जो हाइट होती है वाई मतलब हाइट, तो ये जो मिनिमम वैल्यू आई ये 0 आई हमारे पास, क्योंकि साइन का ग्राफ, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आई, क्योंकि साइन का ग्राफ तो इस तरीके से चलता है हमारे पास, तो कह सकते हो मतलब इस तरीके से, क्या ये सिनुसोइडल, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ये वैल्यू -1 होती है, लेकिन अभी यहाँ पे बीच वाली वैल्यू है ये सिर्फ 0 से 1, तो इसका वैल्यू क्लोज ब्रैकेट में 1 से 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करना है हमारे पास, इसका ऐड तो कर ही सकते हो हमारे पास, ये तो हमने एलिमेंट्री रेंज में पढ़ाई हुई, तो यहाँ से 1 से 2 वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर चला, तो जिस दिन यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास, उस दिन आ जाएगा 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 2 में, ठीक है। तो यहाँ से वाई की ये रेंज निकल के आई, ठीक है। अब ध्यान समझना, क्या चीज समझ रहे हैं, वाई की हमारे पास दो, इस चीज को सॉल्व करते हुए वाई की रेंज निकल के आई, जो कि है -1 से लेकर अंडर रूट 2 के बीच, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम वाई की वैल्यू, मतलब हमें क्वेश्चन क्या गिवन था हमारे पास कि अंडर रूट की मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू निकालनी जो उसके अंदर बैठा है, ठीक है। ठीक है। तो अगर y बराबर, देखो हमने y क्या माना, हमने y ये लेट किया हुआ है, ठीक है। इसकी y, तो इसकी हमें रेंज तो पता चली, इसकी रेंज हमारे पास कितनी आई, मॉड साइन x प्लस कॉस x की जो हमारे पास रेंज आई, देखो y, अब y बराबर हमारे पास ये जो रेंज आ गई, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो यही है इसका रेंज नहीं हुआ, क्योंकि रेंज हमें निकालनी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले की, अभी केवल हमारा अंदर के निकला है, समझ रहे हो आप, ये चीज हमें अंदर के भी निकला। अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा लेंगे तो कह सकते हो वहां से हमारे पास आंसर फाइनली निकल के आएगा, तो 1 से कह सकते हो √2 के बीच, ठीक है। अब अगर इसमें हम क्या करें, इसमें अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा दें, ठीक है, अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लगा दें, तो देखो अगर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्यों इस तरीके से नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है हमारे पास। इस वजह से हमारे पास इस चीज को हम इस तरीके से ना लिख करके इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख दें, कैसा कि देखो देखो 1 से हमारे पास मॉडुलस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स
मॉडुलस का, ये लेस देन रहेगा इक्वल टू रहेगा रूट टू के बीच। अब अगर इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस दिन लगा देंगे हमारे पास, उस दिन यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा। देखो बात समझ में आई होगी। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम इजीली कह देंगे 1, और जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा है वो, और इसकी वैल्यू होती है 1.14, तो कह सकते हो अब ये लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ली जाती है हमारे पास, तो कह सकते हो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर 1। तो कह सकते हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड का कॉस एक्स, तो ओवरऑल रेंज, ये तो फंक्शन यही तो बन गया ना पूरा, ये जो फंक्शन था यही तो बन गया ये, तो कह सकते हो हमारे पास इसकी जो रेंज आई वो केवल और 1 आई है। मतलब इसकी क्या, इस तो यहाँ से पता है एक चीज़ और निकल के आई हमारे पास कि इस पूरे का आंसर, कभी भी आपको कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉडुलस के अंदर बैठा हुआ साइन एक्स प्लस का कॉस है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज है हमारे पास, तो इस पूरे का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फाइनली रेंज मतलब क्या हुआ, आउटपुट मतलब कह सकते हो कि आंसर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉडुलस का मॉड का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आंसर हमारे पास 1 देता है। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y बराबर लॉग की बेस हाफ है हमारे पास, फिर यहाँ पे अंदर बैठा हो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का 3√2 है हमारे पास, फिर कैसे तो होल डिवाइडेड बाई √2 है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है। देखो इसमें आप किसको जानते हो, आप इसमें किसकी रेंज जानते हो निकालना, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स किसकी रेंज होती है -2 से प्लस का 2 तक। ठीक है, अब इसकी रेंज जानते हो तो हमारे पास कैसे, तो इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे कि -2 से हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स सिर्फ जानते हो प्लस का √2, यही तो जानते हो आप। ठीक है, अब इसमें क्या, अब इसमें देखो क्या है, देखो ये जो फंक्शन है ना आखिरी में यही बनाना, फिर जो इंटरवल्स आएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब आप सिर्फ इतना जानते हो। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें √2 डिवाइड हुआ है कि प्लस हुआ है 3√2, तो इसमें 3 प्लस √2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे भी ऐड होना पड़ेगा, यहाँ पे 3√2 ऐड होगा हमारे पास, और यहाँ पे भी अंदर फंक्शन तो बनता ही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos x हमारे पास, और यहाँ पे प्लस का 3√2, और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा हमारे पास क्या 3√2, यहाँ पे 3√2 पहले लिख दिया, 3√2 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो कह सकते हो यहाँ पे अगर हम सीधे से माइनस कॉमन ले लें और √2 कॉमन ले लें हमारे पास, इसको इसे लिखा रहने दें। फिर क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास जो 2 रूट का इसका डिवाइड हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से भी डिवाइड करेंगे हमारे पास, कितना डिवाइड करेंगे प्लस का 3√2, फिर अब डिवाइड होगा हमारे पास √2 का, तो √2 का इसमें पूरे में भी डिवाइड होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल का साइन चलता रहेगा, क्योंकि इसी से तो हमारे पास इंटरवल निकल के आएगा, इसमें √2 का डिवाइड होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3√2 प्लस का √2 डिवाइड बाई √2। ठीक है, अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का सीधा सा तरीका है, इसमें से अगर हम इसमें क्या करें, इसमें अगर हम √2 कॉमन ले लें, तो जिस दिन इसमें हम √2 कॉमन लेंगे हमारे पास, तो जिस दिन हमने क्या लिखा था √2, हाँ तो इसमें पता है 3 - 1, और यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे √2 से √2 है, तो इस √2 से इस √2 कट जाएगा हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 2 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर जिस दिन √2 कॉमन लोगे आप, उस दिन यहाँ पे इसमें ऐड हुआ था, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे इतने कॉमन लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा हमारे पास। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे लॉग हाफ हुआ है, मतलब लॉग की बेस हमारे पास हाफ है, तो जब भी लॉग की बेस 1 से कम होती है, 0 से, मतलब लॉग की बेस अगर 0 से 1 के बीच में होती है हमारे पास, तो कह सकते हो मल्टीप्लाई करने में, जैसे कि अब डोमेन के क्वेश्चन में क्या, जब इस तरफ से उस तरफ जाता था हमारे पास लॉग, तो उसकी जो अगर बेस अगर 0 और 1 के बीच में रहती थी तो साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट हो जाते थे। तो यहाँ पे भी अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे लॉग की बेस हाफ के साथ, तो कह सकते हो साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लॉग की अगर हाफ बेस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या होगा साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट हो जाएगी हमारे पास, और जो चल रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा लॉग को, यहाँ पे लॉग हाफ, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस का √3/2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंपल सा ये लॉग हाफ इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, अब इसको, अब देखो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर निकल के आएगा। इस पूरे को अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लॉग हाफ, द लॉग जिसकी बेस हमारे पास हाफ है, फिर उसका जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास वो 2 है,
तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो कह सकते हो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो लेक्चर बनाया था उसमें एक क्वेश्चन करवाया था। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमारे पास, ध्यान से देखो। तो अगर हम लॉग हटेगा हमारे पास, यहाँ पर अगर इसको हम एक्स लेट कर लें, तो जब लॉग हटेगा हमारे पास तो कह सकते हो कि ये जो हाफ है ये उसका बेस बन जाएगी, जबकि लॉग उसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ से चीज़ ये निकल के आती है हमारे पास सिंपल सा। तो क्या इसको ऐसा ना देख करके इसको सीधे डायरेक्ट समझो कि अगर लॉग की बेस हाफ है हमारे पास तो कह सकते हो कि 2, मतलब इसका सीधे ये चीज़ समझना है कि अगर इसकी ये जो हाफ है ना, इस बेस की पावर ऐसी क्या चढ़ाए हमारे पास कि 2 बन जाए। ध्यान समझो, इस लॉग की बेस की पावर ऐसी हम क्या चढ़ाएंगे कि हमारे पास 2 बन जाए। तो ध्यान से अगर हम हाफ की पावर अगर -1 कर देंगे हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास कि ये आंसर 2 बन जाएगा। बताओ है कि नहीं, ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास। अगर इसकी 1/2 की पावर अगर हम हाफ लगा देते हैं हमारे पास तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब पावर हाफ बन जाएगी हमारे पास तो ये 2 बन जाएगा। सिंपल से ये चीज़ देखना होता है, जो हमारा बेस लिखा हुआ है इसकी पावर, ये जो x है ना, ये इस बेस की पावर है, यानी इस बेस की पावर ऐसी हम क्या चढ़ाएंगे 2 बन जाए हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये यही फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस लॉग की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, पूरी -1, मतलब इस हाफ की वैल्यू हम ऐसी हाफ की पावर क्या चढ़ाए कि 2 बन जाए, तो हम -1 चढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे चीज़ देखो, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना साइन। अब यहाँ से देखो कि लॉग हाफ की पावर ऐसी हम क्या चढ़ाएं कि 4 बन जाए। तो यहाँ पे अगर लॉग हाफ की पावर, यहाँ पे देख लो, लॉग हाफ की पावर में ऐसी क्या चढ़ाएं कि 4 बन जाए। तो अगर यहाँ पे x है हमारे पास, लॉग वहाँ जाएगा हमारे पास, तो कह सकते हो वहाँ पर कि हाफ की पावर x बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैसे चाहें, तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं हमारे पास कि अगर इसी की x की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, तो ये चीज़ यहाँ समझ में आएगी कि x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगा हमारे पास। कि अगर इस लॉग अगर हाफ की पावर अगर -2 लगा देंगे ना हमारे पास तो 4 बन जाएगा। देखो अगर हाफ की पावर हमने -2 लगा दी तो 4 बन जाएगा। एक तो हमारे पास ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी हमारे पास, और ये भी कह सकते हो कि 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 तो 4 हो जाता है, इस वजह से आंसर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कह सकते हो सिंपल सा जो हमारे पास रेंज निकल के आई, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ पूरा फंक्शन है। बार बार लिखेंगे फंक्शन तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से कह सकते हो कि जो आंसर आया वो आया -1 से 4 के बीच में जो रेंज आई। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे होगी। ये चीज़ हमने जो लॉग के ऊपर हमने वीडियो बनाया आप उसमें देख लीजिए, आपको पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग का जो सीन था वो हमने यहाँ पे क्रिएट करके उसको बता दिया आपको। यहाँ पे इसी लॉग 16 है हमारे पास, तो कह सकते हो अगर यहाँ पे अगर हमने 2 की पावर 2 है और यहाँ पे आंसर 4 आया था हमारे पास, तो सिंपल से यहाँ पे आंसर कितने, इसकी पूरी पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 8 चढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखो 2 की पावर जब हमने 4 चढ़ाया था हमारे पास तो कह सकते हो हमें आंसर 16 मिला था। अब 2 की पावर यहाँ पे वैल्यू हाफ हो गई ना हमारे पास। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 2 की, अगर तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर कितनी है, तो कह सकते हो 1 है। फिर देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो जब 2 की पावर यहाँ पे 1 थी हमारे पास तो यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे वैल्यू 4 थी। यहाँ पे अगर 2 की पावर हाफ की गई हमारे पास तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। और इसको समझो, अगर यहाँ पे 1 था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे अगर हाफ हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू 8 आई है। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे अगर हाफ का अगर हाफ इसकी पावर है तो हमारे पास कह सकते हो यहाँ पे पूरा 8 लिखा हुआ है। ये अगर 1 हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ। कुल मिला के मतलब ये हुआ अगर पावर हमारे पास हाफ है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई जैसा फील हो रहा है, और अगर पूरी पावर हमारे पास 1 है तो उस पर कह सकते हो 2 का, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है। देखो हमें क्या समझना है, अगर हमें इसको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चलता है लॉगरिथमिक के केस में है ना, तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, यहाँ पे √2 लिखा हुआ। अब इस √2 की पावर ऐसे हम क्या चढ़ाएंगे, वहाँ पे 16 बन जाएगा। तो सिंपल सा इस √2 की पावर हम 8 चढ़ा देंगे तो यहाँ पे 16 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8, इसका डायरेक्ट आंसर वापस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लॉगरिथमिक में हम बात कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखो, अब अभी तक हम ये सिर्फ यहाँ तक पहुँचे यानी लॉग तक। अब लॉग के आगे एक माइनस भी हो रहा है, अभी माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर माइनस भी कराएंगे यहाँ पर जीरो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे पास, सिंपल सा। तो कह सकते हो जीरो एज इट इज लिखा रहेगा यहाँ पे, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा हमारे पास, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग की बेस तो हम किसके साथ लेके चल रहे हैं, √2 के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 लिखा रहेगा, फिर 16 साइन स्क्वायर प्लस का 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से अब 2 हमारे पास लगता है सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास, तो नहीं 2 ऐड हो रहा है हमारे पास, तो जीरो में 2 ऐड होगा तो 2 बन जाएगा। फिर 2 माइनस का लॉगरिथमिक बेस का 2
यहाँ पे 16 साइन एक्स प्लस का 1 और फिर 2 ऐड हुआ हमारे पास, तो कह सकते हैं यहाँ पे 6 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉग ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे लॉग ऐड हो रहा है तो log 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन। अब ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, इसमें लॉग लगा के आप पूरी वैल्यू सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन लॉग के अंदर साइन माइनस का 6। तो हमें जो वैल्यू समझनी थी हमें, तो वो इस क्वेश्चन में जो हमने 2 क्वेश्चन लगाए, इसमें आपको लॉग बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब इसकी पावर क्या चढ़ाएं कि ये बन जाए। और दूसरी चीज साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट हो जाती है माइनस का साइन करने में। और जो साइन का अगर लॉग की वैल्यू अगर हमारे पास बेस अगर 1 से कम हुई तो भी साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट हो जाती है। लेकिन एक चीज और अभी समझदार पड़ेगा आपको कि देखो यहाँ पे तो log 2 की वैल्यू आप नहीं भी बताओ तब भी चलेगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ दिमाग लगाना वो ये दिमाग लगाना है। देखो log हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन देखो जो वैल्यू अगर log की अगर बात करें हमारे पास, तो कह सकते हो log हमेशा हमारे पास कह सकते हो पॉजिटिव भी वैल्यू देता है और निगेटिव वैल्यू लेता है। यानी और सिर्फ लेता वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है। लेने का मतलब हमारे पास कह सकते हो इनपुट यानी डोमेन इसकी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और जो रेंज रहती है हमारे पास वो कह सकते हो कि निगेटिव भी देता है पॉजिटिव भी देता है, मतलब इनपुट यानी आउटपुट इसका निगेटिव रहता है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लॉग के अंदर तुमने इसका -6 करा दिया है। तो -6 तो कभी हो नहीं सकता लॉग के अंदर, ठीक है, क्योंकि लॉग कभी माइनस लेता नहीं है, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो कह सकते हो अब ये मिनिमम अब वो वाली वैल्यू की तरफ भागेगा कि जिस तरफ इसको माइनस हट जाए। तो इसके सबसे करीब कौन सी वैल्यू है, जो इसके सबसे करीब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो निगेटिव नहीं है हमारे पास। तो कह सकते हो सबसे करीब इसकी पहली वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे कह सकते हो log 0 लेंगे, और log 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, log 0 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो log इन्फिनिटी यानी कुल मिला के इसकी पूरी की रेंज हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास सिंपल सा रहेगी वो रेंज हमारे पास जो है। अब यहाँ पे देखो log इन्फिनिटी होता है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे log 2 से लेके इन्फिनिटी की तरफ log 2 में हमारे पास कह सकते हो यहाँ पे 2 आ जाएगा और उसमें हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, मतलब सॉरी ब्रैकेट आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो log हमारे पास वो माइनस का इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स आएगा वो हमारे माइनस से इन्फिनिटी से कह सकते हो log 2 वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ ही रहेगा। ये इसकी क्या आ गई रेंज आ गई हमारे पास। ये चीज़ आपको समझ लेना होगा, बिल्कुल अच्छे से बताया मैंने, आप बस थोड़ा सा नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, आपको क्लियर आ जाएगा। ये 2 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन कराने का ये मतलब कि एक बार आप यहाँ पे एक बार कोई अच्छे लेवल से एक क्वेश्चन से आप अगर 4 चीज़ समझ रहे हो हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास जो आपके पास देखो कभी भी क्या चीज़ समझानी है कि अगर कल को साइन एक्स की जगह ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और पाई, तो कभी भी अगर साइन के साथ ये कॉस के साथ या फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ किसी के भी कह सकते हो हमारे पास एंगल के रेशियो के साथ अगर मॉडुलस कहना है ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाता है हमारे पास, तो उसको कैसे एन की जैसे ट्रीट करोगे, एन मतलब इंटीजर के जैसे ट्रीट करोगे, इंटीजर जैसे आपको ट्रीट करना यानी एन आपको ले लेना। ठीक है, अब यही से कोई क्वेश्चन कह देता है कि इसकी रेंज बताओ, आप इस पूरे की आपको रेंज बतानी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखोगे, यहाँ पर साइन अब मैं इंटीजर माना यानी एन, देखो साइन एन पाई की वैल्यू तो आप बता दो क्या होती है हमारे पास, साइन एन पाई की वैल्यू, साइन एन पाई की वैल्यू पता है आपको क्या समझ में आ रही है, ये वाली वैल्यू। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको ध्यान होगी तो जो साइन एन पाई की वैल्यू ये वाली, तो देखो ये एक्स एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस में हमेशा हमारे पास जो साइन एन पाई है हमारे पास साइन एन पाई, ये जो एन की वैल्यू है ये हमेशा कैसी होती है 0 होती है हमारे पास। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि साइन एन का मतलब ये वाली हॉरिजॉन्टल चलेगा और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस में हमेशा साइन एन पाई से 0 ही होता है हमारे पास। ठीक है, और मान लो अगर इसकी कल को किसने कह दिया कॉस, एक सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस कॉस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और इसकी पूरे की पावर है क्या, नहीं पूरा मल्टीप्लाई में हमारे पास कह रहा है कि π/2 है। देखो ध्यान से समझो, इसको देखने का तरीका सॉल्व, इसकी रेंज बताने का तरीका। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने का तरीका यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए हमारे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होना चाहिए, और जो वैल्यू है जो एक्स का कॉफिशिएंट है पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी ये कह सकते हो ये पूरी वाली वैल्यू हमारे पास कैसी है पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर तो जिंदगी भर पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसको कैसे ट्रैकल करना है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा, तो कह सकते हो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे हमारे कॉस 2n + 1
ऑफ पाई बाई टू। ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे वाई एक्सिस की बात हो रही है। जो एन पाई का मतलब हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और हमारे पास कह सकते हो 2n+1 पाई बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करा तो कह सकते हो ये वाई एक्सिस की बात करिए। जो वाई एक्सिस है इसमें कॉस की वैल्यू होता है, वाई एक्सिस में हमेशा कॉस की वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है। तो जीरो प्लस समथिंग यानी जीरो अपॉन पॉजिटिव तो हमेशा जीरो ही देगा। समझ रहे हो इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या हुआ। क्या दिमाग लगाना रहेगा आपको अगर कभी भी अगर इस तरीके क्वेश्चन हमेशा कह सकते हो कि डीपीपी वगैरह में या फिर कभी भी स्मॉल कह सकते हो टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है, जबकि आपके एमसीक्यू ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और कल हुआ किसी ने दी कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एन, तो इसमें क्या आपको पाई, ठीक है। अब इसमें हमेशा क्या हो जाएगा आपको, तो ये कॉस एन पाई लेना है आपको, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो कह सकते हो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आओ इसको समझने देखो, या इस तरफ वाला तो हमेशा इवन रहता है हमारे पास, ये वाला ऑड रहता है हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास क्या, ये ऑड की वैल्यू रहेगी और ये इवन की वैल्यू रहेगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर रहा होगा तो आपको ये मेरी बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब बस यही इसमें होगा, इसकी जगह तुम यहाँ पे इस जगह पे जो कॉस्ट का मिली साइज जगह रख दो, उसका आंसर भी -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर देख लें हम, हाँ ठीक है, अगर मान लो कल को किसी ने ये दे दिया साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर के अंदर 4 बटा इसकी पावर हमारे पास 4 है, फिर यहाँ पे कह दिया कॉस स्क्वायर है, फिर इसके अंदर अगर किसी ने कह दिया हमारे पास कि इसकी जो एंगल ही कॉस की पावर एक्स की पावर 4 है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखो इसको पूरा क्या मानोगे, n मानोगे, इसको पूरा क्या मानोगे, n हमारे पास क्या इंटीजर है। तो ध्यान से देखो साइन स्क्वायर n और कॉस स्क्वायर n, ये हमारे पास क्या होता है, इस पूरे का आंसर होता है 1, तो इसकी रेंज कितनी होगी 1, ठीक है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ भी दे देता है इसकी जगह तो भी आप चेंज कर देते, तो यहाँ से हमारा रेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है ये खत्म हो जाता है अपने सिलेबस के हिसाब से। लेकिन इसमें अगर रेंज का कह सकते हो इतना ही टॉपिक होता है तो इसमें बहुत सारा होता है, समझ रहे हो आप। एक होता है पोर्शन अभी जो अभी हम शायद अगर कराते तो वो होता फाइनाइट कह सकते हो, अगर रेंज निकालना, फाइनाइट फंक्शन की रेंज निकालना हमारे पास, उसमें क्या होता है, उसमें जो फंक्शन उसमें सिर्फ देखते हैं जैसे कि ए की पावर में कुछ बैठा हुआ, तो ये देखना होता है कि ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होता है हमारे पास तो उसको चेंज कर देते हैं, नहीं होता है तो नहीं चेंज करते हैं। तो ये फाइनाइट रेंज का, वो जो अपने सिलेबस में है ही नहीं तो फिर उसको क्या देखते हैं वो चलना, ठीक है। अब हमारे पास बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन की हमारे पास, और कंपोजिट फंक्शन की पीरियड उसके कैसे होता है, मतलब कोई से भी एंगल का पीरियड बताना जो π/2 या पाई, और यही सब देखना। अभी कह सकते हो हमारे पास आज ये 13 लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 लेक्चर तक चलेंगे, फिर उसके बाद वहीं से फिर फंक्शन खत्म, फिर लिमिट चालू कर देंगे। तो ये था आज का ओवरऑल लेक्चर रेंज के ऊपर, यहाँ से रेंज हमारे पास खत्म होती है। तो आज के लिए इतना ही।